आप सबका स्वागत है असली बात पर। अनुराधा जी आज की हमारी गेस्ट है और तो अनुराधा जी के बारे में थोड़ा जानते हैं और परिचय कराते हैं आपका अनुराधा जी के साथ। तो अनुराधा जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है असली बात। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा शुक्ला है। मैं एक टीचर हूँ के साथ। तो आपकी फैमिली नोएडा ही रहती है? हाँ, हम लोग नोएडा में ही हैं। और बेसिकली आप कहाँ से अनुराधा जी? आगरा से बिलोंग करते हैं। अरे वाह, आगरा तो बहुत ही अच्छा शहर है। आप पेशे से शिक्षिका हैं, टीचर हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? मतलब मैंने सुना है कि जो टीचर्स होते हैं उनको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जो वो रोज फेस करते हैं, तो वो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? तो बहुत होते हैं। सुबह मॉर्निंग में जल्दी से उठना, फिर अपनी फैमिली को देखना जी, बच्चे को देखना, बच्चे को रेडी करना, उसको स्कूल भेजना, हस्बैंड को उनका लंच रेडी करना, फिर अपने खुद स्कूल जाना, फिर वहाँ पे जाके आपने उन लोगों का जीवन ज़्यादा, उन टीचर्स का जीवन ज़्यादा आसान हो जाता होगा जिनके हस्बैंड्स भी उनके डेली कामकाज में सपोर्ट करते होंगे, सहयोग करते होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल, जब हस्बैंड सपोर्ट करता है, मुझे लगता है तभी एक हाउसवाइफ जब तभी वो जॉब कर सकती है, तभी वो टीचिंग कर सकती है और अपना फुल फ्लेज वो 100% दे सकते हैं अपने स्कूल में। बिल्कुल, समाज में टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि माँ बाप के बाद टीचर्स ही होते हैं जो बच्चों में संस्कार भरते हैं। तो जब आप स्कूल जाती हैं, जब आप बच्चों को देखती हैं, उनके अलग अलग घरों से जब बच्चे आते हैं, तो आपको कैसे कोऑर्डिनेट कर पाती हैं आप, कैसे हैंडल करती हैं बच्चों को आप? मैं सब बच्चों को, मेरे को लगता है कि मैं अपने बच्चे की तरह देखती हूँ जी, तब जाके मैं उनको अच्छे से हैंडल कर पाती हूँ। जो भी टीचर्स हैं वो सुनेंगे तो, और स्कूल ओनर्स भी सुने, उन टीचर्स को आप प्रेफरेंसेस दें जो बच्चों को अपने बच्चों की तरह हैंडल करते हैं, तभी वो बच्चे अकोमोडेट हो पाते हैं क्लासरूम में और तभी मेरे ख्याल में वो बच्चे टीचर्स को ताउम्र याद रखते हैं। बिल्कुल, जब आप एक बच्चे को ना अपने बच्चे की तरह जब देखना स्टार्ट कर देते हो ना जी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और उनके लिए सीखना इजी हो जाता है, आपको सिखाना इजी हो जाता है। तो असली बात यही है, आज का एपिसोड बहुत ही खास एंड इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए कुछ और सवाल जानते हैं अनुराधा जी से जो जीवन से रिलेटेड, जैसा हमने पहले ही कहा है कि जीवन को हम बहुत हल्के फुल्के तरीके से, जो उनके एक्सपीरियंसेस है, जो उनके हिट्स एंड मिसेस हैं जीवन के, वो रखते हैं। तो आपके पर्सनल लाइफ है वो कैसी है? बहुत बढ़िया। मैं इसके लिए भगवान जी का थैंक यू बोलूँगी कि मेरे आसपास, मेरे पास में जितने भी लोग हैं मेरे, बहुत सपोर्टिव हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत आपके जीवन में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है आपका? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड। आप बहुत लकी हैं फिर। यस बिल्कुल, मैं बहुत लकी हूँ। आजकल का जो दौर है उसमें हस्बैंड वाइफ के आए दिन झगड़े होते हैं बहुत सारे। होने चाहिए, झगड़े होने चाहिए। तो आज का ये एपिसोड थोड़ा धमाल एंड बहुत ही वैसा होने वाला है जिसमें हम झगड़ों की बात करेंगे आगे, और क्यों होना चाहिए झगड़ा इस पे भी बात करेंगे, क्या वो जिम्मेदारियां होती है, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उस पे भी बात करेंगे। इसीलिए तो झगड़े होते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से झगड़े होते हैं और क्योंकि वहाँ जहाँ प्यार ज्यादा होता है, मुझे लगता है वहाँ झगड़े उसको रिजॉल्व कैसे करें, ये तो तय है। आपने कहा कि ये झगड़े तो होंगे हस्बैंड वाइफ में, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए? क्या कोई टेक्निक है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे झगड़े रिजॉल्व हों और फिर जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है वो थोड़ा आसान हो जाए, ताकि जीवन आसान हो जाए? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, तो सामने वाले को भी ये चीज समझ में आती है कि अगर झगड़ा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचता है, इसीलिए वो आपसे झगड़ा कर रहा है, आपकी केयर करता है, इसीलिए आपसे झगड़ा कर रहा है। बिल्कुल, अगर आप बोल रहे हो आप लेट क्यों आए, इट मीन्स कि वो आपकी केयर करता है। अगर कनेक्शन होगा नहीं तो फिर वो केयर भी नहीं होगा और प्यार भी नहीं होगा, आपके अंदर और फिर झगड़े भी नहीं होंगे। फिर उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, झगड़े खत्म। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपके संबंध आपके पापा से कैसे हैं? बहुत अच्छे। आई लव माई फादर। मेरे पापा वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पापा हैं। तो सबके पापा बेस्ट होते हैं ना? सबके लिए बेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि सबके पापा बेस्ट होते हैं, बट हर पर्सन के लिए उसके पापा बहुत बेस्ट। मैंने आप कुछ देर पहले शेयर कर रही थी कि आपका जो बचपन है, आपका जो जब बचपन था उसमें
अर्ली एज में आपकी मदर नहीं रही, तो वहाँ से कैसे आपने अपने आप को खड़ा किया, कैसे आगरा से नोएडा तक का सफर आपने तय किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कितना टफ था? जब एक माँ नहीं होती आपके जीवन में तो जीवन कैसा होता है, ये लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी अर्ली एज में माँ नहीं होती हैं और चली जाती हैं छोड़ के उनके लाइफ से, या कई बार हमारी अपनी बहुत सारी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं अनुराधा जी से कि उनने इस चीज को कैसे कोप अप किया, कैसे इसको कम किया। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप घर की बड़ी बेटी हैं, तो आपकी छोटी बहनें भी होंगी, तो उनको पालना, वहां से चीजें निकाल के लाना, उनको प्यार देना, एक माँ की तरह उनका लालन पालन करना, उनको सही रास्ते पे रखना समाज में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो क्या आपको लगता है कि आपकी माँ होती तो आप ऐसी नहीं होती जैसा आज आप हैं, या इससे बेहतर होती? मुझे लगता है शायद, क्योंकि इतना माँ भी होती तो ऐसे ही होती, तो भी मैं ऐसे ही होती। बिल्कुल मैं ऐसी होती, बट क्योंकि मेरे पापा बहुत सपोर्टिव, मतलब बहुत ब्रेव, उनको मतलब उन्होंने उनकी ठीक है हो गया, बट उन्होंने ना अपनी जो लड़कियां हैं, अपनी जो हम 4 बहनें हैं, जो अपनी बेटियां हैं, उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आपकी माँ नहीं है, आपके भाई नहीं है। मैं आपका माँ भी हूँ, आपका पापा भी हूँ, और मैं आपका भाई भी हूँ, पूरी दुनिया हूँ मैं आपके लिए। और वो उन्होंने करके दिखाया, ये बहुत उन्होंने करके दिखाया। और आज कम परिवारों में ऐसा होता है। बिल्कुल। जो पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, वो अपने बच्चों के लिए ऐसे खड़े होते हैं जिसमें वो हर तरीके से रोल निभा रहे हैं जीवन में। तो आपके शायद ब्रदर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो वो वहां पे कमी खलती है आपको? बहुत ज्यादा। बट कब सबसे ज्यादा कमी खलती है? रक्षाबंधन में। और जब मैं किसी भाई को अपनी बहन के सपोर्ट में खड़ा देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत, तब आप फील करती हैं। बट हाँ, एक है पर्सन मेरी लाइफ में जो एक ब्रदर का रोल निभाता है, जो मेरे लिए सपोर्ट में हमेशा खड़ा होता है, और मैं उसके लिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मेरे सपोर्ट में खड़ा होता है। वाह, क्या! तो जीवन में बहुत सारे ऐसे कठिन परिस्थितियां आती हैं जब आदमी टूट जाता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी लोगों को कि जब डिप आता है जीवन में, जब नीचे गिरते हैं लोग, तो आपको लगता है कि भगवान सहारा होते हैं उसके? बिल्कुल, वो कभी आपको गिरने नहीं देते। वो कभी, अगर आपको उन पे बिलीव है ना, वो आपको कभी गिरने ही नहीं देंगे, आप कभी नहीं गिर सकते। और वो जो लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको कौन थामता है? उनको अपना, मुझे लगता है कि एक विश्वास होना चाहिए कि आप कभी गिर नहीं सकते, क्योंकि आप देखते हैं कि कई लोग ऐसा होते हैं ना कि जब उनको लगता है कि वो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये चीजें हैं। कई लोगों में मैं ज्यादा होता है, तो वो जो मैं वाले लोग हैं उनको किसी का साथ चाहिए ही नहीं। उनको लगता है कि भगवान भी मैं ही हूँ किसी टाइम पे। तो वो शायद उनकी गलतफहमियां हैं। भगवान होते हैं, एनर्जीज होती हैं, सबको मानना चाहिए। और जब आप जीवन में गिरते हो, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि जीवन में सीखना जरूरी है। सीखते आप तभी हो जब जीवन आपको सिखाता है, और जीवन में हर किसी को सीखना जरूरी है। बिना सीखे आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, आप लाइफ के ना हर मोड़ पे सीखते हो। पूरी जर्नी आपकी लाइफ की जो है, आप उसमें हमेशा सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ नया हमेशा सीखते रहते हो। और एक आपने बोला जैसे कि मैं वाली बात, तो वो किसी भी इंसान को मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। घमंड नहीं होना चाहिए आप में, क्योंकि भगवान है, ये तो है। अगर आप नहीं मानते हो तो रात को जो जैसे कि पक्षी सो रहे होते हैं, वो कैसे पेड़ पे, वो किसकी वजह से होते हैं? भगवान की वजह, भगवान के सहारे होते हैं। बिल्कुल, जी। वो भी तो नहीं गिरते हैं। बहुत अच्छे ख्याल हैं आपके। हाँ, सही बात है ये तो मैंने ये सोचा नहीं कि ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है सहारा भगवान का ही है, धरती भगवान से ही है। और सनातन धर्म तो हमारा सबसे पुराना और बहुत ही ओल्ड रिलीजन है, जिसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी रीतियाँ कुरीतियाँ हैं। कई सारे हमारे जो बड़े लोग हैं
वो हमें समझाते हैं कि आप ऐसे बाहर मत निकलो, नज़र लगती है। बिल्कुल तो आप होता बिलीव है। करती हैं कि नज़र लगता है? हाँ हाँ बिल्कुल। जब आप मुझे लगता है जब आप आगे बढ़ते हो तो लोगों को रहता है कि नहीं आप मतलब इतनी जल्दी कैसे आप आगे बढ़े, निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो होती है है। लोगों की कभी नजर आपने लगती है। महसूस किया नेगेटिव एनर्जी? हाँ थोड़ा बताएंगे दर्शकों काफी को? टाइम। एक आध इंसिडेंट बताइए जिससे उनको लगे कि ये रियल में नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, और मैंने असली बात के काफी- दर्शकों को भी लगना चाहिए कि नजर लगती बिल्कुल। है। मैं कभी कभी जैसे कि ऐसा फील करती हूँ, जैसे कि मैंने देखा है, मैं कभी एक कहीं घूम के आई और मैंने अपनी पिक्चर पोस्ट कर दी जी, तो मुझे सेकंड डे ही पता चल जाता है कि हाँ कहीं नजर सर में लग- दर्द हो रहा है या फिर जो भी है, तो इसीलिए मैं एविल आई होती है, मतलब होती है। कई कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा मानते हैं कि आपको, कई लोग वो एडवाइस भी करते हैं कि आप अपनी नई, जब आप कुछ फैमिली में नया करते हैं या नई जगह जाते हैं, घूम के आते हैं, तो आपको अपनी सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट नहीं करनी चाहिए। इससे बिल्कुल। क्या होता है कि लोग आपके स्टेटस को देखते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि हाँ ये इतना ऊपर चला गया, मैं नहीं घूम के आ पाई, मैं नहीं कर पाई वो चीज़ें जो उसने अचीव किया है। तो इससे आपके जीवन में डाउनफॉल एंड बॉडी में भी परेशानियां स्टार्ट हो जाती। तो ये चीजें होती है। मैं तो कोई भी नया काम जब स्टार्ट कर रही होती हूँ ना, जी। मैं सामने वाले को पता ही नहीं चलने देती कि भाई मैं कुछ स्टार्ट करने वाली होती हूँ। जब कर लेती हूँ तभी सामने तो वाले ये को पता असली चलता बात है जिसमें अनुराधा जी ये कह रही है कि जब आप कोई नया काम करते हैं तो पता मत चलने दीजिए कि आपने कुछ नया किया है। जब चीजें हो जाती है कर लें आप, उसके बाद आप लोगों को एक्सपोज करें कि भाई हमने शोकेस करें कि आप ये चीजें आपने कर ली है। ऐसा ही है। हाँ हाँ, ये क्योंकि इससे क्या होता है कि सामने वाले को नहीं पता होता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। आप अपनी सोच को पहले कर लो, जो सोचते हो वो काम कर लो, उसके बाद ही लोगों को पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। जी। और मेट्रो सिटी में आप रहती हैं, नोएडा में, तो एक तो डिफरेंस क्या है वहाँ के रहन सहन में और वहाँ के फीमेल्स का जो माइंडसेट है, जो वहाँ की औरतें हैं, और एक नोएडा की जो औरतें हैं, यहाँ के औरतों का माइंडसेट क्या है, मतलब यहाँ की जो फीमेल्स हैं उनका माइंडसेट क्या है। क्योंकि आप एक महिला हैं तो ये सवाल मैं एक महिला से तो पूछ ही सकता हूँ कि आप कितने सेफ महसूस करते हैं आगरा जैसे शहर में और नोएडा जैसे शहर में। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। मुझे लगता है सेफ तो ना ही हम आगरा में हैं ना ही हम नोएडा में हैं। जी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने रहते प्रिकॉशंस हो, लेते हैं। बिल्कुल, कितने प्रिकॉशन से रहते हो, आप कितने स्मार्ट रहते हो कि आप जब रोड पे चल रहे हो तो कितना अटेंटिव रहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। आए दिन स्नैचिंग के केसेस सुनने में आते हैं, बिल्कुल। और जो फीमेल्स होती हैं सॉफ्ट टारगेट होती हैं स्नेचर्स के, जो चेन वगैरह छीन लेते हैं गले से। कई ऐसे एग्जांपल्स हैं नोएडा में और दिल्ली एनसीआर में जिसमें महिलाओं के चेन स्नैचिंग ज्यादा होती है। बिल्कुल, मेरे साथ भी मतलब हुआ है। तो जरा बताइए। तो मेरे साथ, बट मैंने कहा ना कि ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आप कितने अटेंटिव रहते हो। कि मैं बहुत अटेंटिव थी तो मेरे को फील हो गया कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गई थी। तो इसकी वजह से मैं उस टाइम बच गई। तो आपने खुद को सेव कर लिया। बिल्कुल। वेरी गुड। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे लोगों को? मेरे को लगता है कि जब आप रोड पे चलते हो, स्पेशली लड़कियां, जब आप रोड पे चलते हो बहुत अटेंटिव, फोन में ज्यादा बिजी नहीं रहना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए। फोन स्नैचिंग भी बहुत होती है, आई थिंक फोन स्नैचिंग भी बहुत होती है। जैसे फीमेल्स जो लोग लॉस्ट हैं, दे आर ऑल वॉकिंग एंड टॉकिंग, तो उनके फोन निकाल लेते हैं लोग। मोस्ट ऑफ लेडीज बात कर रही होती है फोन पे तो फिर हो जाता है उनके साथ। जी जी जी। तो सब लोग ध्यान रखें और अपने जान माल का नुकसान ना होने दें। और असली बात ये एडवाइस करता है आपको कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान जरूर रखें। हमने समाज में देखा है, सोसाइटी में देखा है कि जब एक बेटी पैदा होती है, हमारे समाज में एक कुरीति भी है, बुराई भी है कि लोग मैंने खुद महसूस किया है अपने आसपास के फैमिलीज में और मेरे घर में भी, कि जब बेटी पैदा होती है तो लोग खुश नहीं होते। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि खुश होना चाहिए। हाँ, वो लोग इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि आजकल जो चल रहा है, जैसे कि लड़कियां सेफ नहीं है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि ये एक रीजन हो सकता है। और मुझे लगता है कि दहेज प्रथा भी है। उनको ये शुरू से पता होता है कि जब एक बेटी है तो बेटी कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, मुझे इसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा और इसको डॉरी देना पड़ेगा, इसको फिर किसी और के हवाले करना है।
तो मुझे जब मैं एक बेटी पैदा होती है तो मेरा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो ये होता है कि ये बेटी है, ये इस घर में पैदा हुई है जहाँ पे अपने भाइयों में ही एक सिबलिंग राइवलरी होती है कि ये लड़ाई झगड़े होते हैं भाई बहन में। फिर जब वो बड़ी होती है तो जो मोहल्ले के लोग हैं वो उनके साथ उनके चैलेंजेस होते हैं। फिर जब और बड़ी होती है तो जब कॉलेज लेवल पे जाती है, स्कूल कॉलेज, वहाँ पे उनके अलग चैलेंजेस होते हैं। फिर जब वो एक जॉब में जाती है तो वहाँ पे उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। फिर जब वो किसी के घर में शादी करके जाती है तो अलग चैलेंजेस होता है। अगर मैं ये मानता हूँ कि किसी के घर में जब बेटी हुई है तो वो जो उनके पिताजी हैं या और भी आसपास के लोग हैं तो ये मान के चलते हैं कि बेटी है और किसी और के घर जाएगी। तो ये कितना मुश्किल होता है कि एक बेटी को आप पैदा करो, पाल पोस के बड़ा करो और फिर आप किसी और को सौंप देते हो। कितना मुश्किल है और ये हर स्टेज में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। बहुत चैलेंजेस होते हैं। मेरे को लगता है कि बेटी पैदा किसी और घर में होती है, ये तो तय है कि हमने डिफरेंसेस देखे हैं कि जब बेटी पैदा होती है और वही घर में बेटा पैदा होता है तो दोनों में खुशियों में या जो मिठाइयाँ बांटने का जो क्रम है वो बढ़ता है। बेटी जब होती है तो उतने उत्साह से लोग नहीं मिलते, उतने उत्साह से बात नहीं करते। जबकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि बेटियां घर को संवारती है, बिल्कुल 2 घर को संवारती है, बेटे तो एक ही घर को संवारते हैं। मेरे ख्याल में एक मायके को भी और एक ससुराल को भी, बिल्कुल दोनों जगह को संभालती है। इवन आफ्टर मैरिज भी वो मायके को भी संभाल के रखती है, अपने माता पिता को भी हेल्प करती हैं। बिल्कुल। आई डोंट नो कि लोग क्यों खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब घर में एक बेटी पैदा होती है, वो थोड़ी बड़ी होती है तो वो अपने पापा अपने भाई बहन का इस तरीके से ध्यान रखती है जैसे कि एक माँ की तरह। बिल्कुल वो ध्यान रखती है। फिर थोड़ी और बड़ी होती है अपनी फ्रेंड, मतलब वो घर में भी आपकी हेल्प करती है। जहाँ पे अगर एक बेटा होगा तो वो उतनी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन अगर एक बेटी है तो वो आपके घर में भी बहुत हेल्प करेगी। थोड़ी बड़ी होगी फिर उसकी, हाँ ये तो है कि भाई शादी करनी पड़ेगी, शादी करके वो किसी और घर में जाएगी तो उसके साथ और चैलेंजेस आ जाते हैं जी। वो उसके सास के साथ, फिर वो क्योंकि यहाँ पे उसकी अलग बॉन्डिंग होती है, वहाँ किसी नए घर में जाना, वहाँ पे अपने बॉन्ड बनाना, वो भी हर पर्सन के साथ कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाता सबके साथ। उनको ऐसा लगता है पैराशूट कैंडिडेट है, कहीं किसी घर से उठा के किसी घर में आपको रख दिया गया जहाँ पे आप पैदा भी नहीं हुए, जहाँ पे आप लोगों को ढंग से जानते समझना चाहिए। वो भी अपनी फैमिली छोड़कर पूरा, जहाँ पे उसने अपना पूरा बचपन बिताया, 22-24 साल वो स्पेंड करके आती है, जब वो आपके घर में आती है तो ये उसके साथ साथ हर घर के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बनती है कि आप भी हेल्प करो उसको अपने साथ एडजस्ट करने की, तो तभी बॉन्ड बना पाएंगे। मतलब ये 2 वे होना चाहिए। बिल्कुल 2 वे होना चाहिए। अगर मैं आपके साथ अगर कोई रिलेशन मेंटेन करना चाह रही तो आपको भी तो करना चाहिए ना। आप दोनों, जब सब लोग घर के सारे मेंबर्स, नॉट स्पेशल कि हस्बैंड तो अपना 100% देता ही है, बट मुझे लगता है कि घर के जितने भी मेंबर हैं वो अपना 100% दे रही है तो आपको भी 100% देना चाहिए आपको उस फैमिली में एडजस्ट करने के लिए। वरना ऑब्वियसली उसके साथ प्रॉब्लम्स होती है कि उसका सब कुछ नया सब कुछ होता है, उसके लिए भी एडजस्ट करना, पूरा एनवायरनमेंट ही नया होता है। बिल्कुल पूरा एनवायरनमेंट नया होता है उसके लिए। पहले तो एक तो वो पहले उधर को नहीं भूल पा रही होती है जहाँ पे वो इतना टाइम अपनी मम्मी पापा के साथ स्पेंड सबसे जुड़ाव लगाव, बिल्कुल उसकी तो लाइफ ही चेंज हो जाती है, पूरा जीवन चेंज हो जाता है उसका। तो वो चीज समझना चाहिए सबको ही, मतलब इवन सास ससुर फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको समझना चाहिए कि तो जिससे कि मतलब बहू को बेटी की तरह रखनी चाहिए। आपका ये कहना है कि जिस तरह से वो प्यार अपने बेटियों को देते हैं उस तरह से बहू को भी देना चाहिए। देखो बहू जब आती है, बेटी तो वो नहीं बन सकती है, तो मेरा नहीं बन पाती है, क्योंकि आप जितना एक होता ना कि आप भी थोड़ा, अगर बेटी बनाना है उसको तो आप अपना 100% दोगे ना, तभी वो अपना 100% देगी। करेक्ट। तब वो, अगर आप एक माँ बन सकती हो, बाप बन सकते हो, तो ही एक्सपेक्ट करो कि वो बेटी बने। जी। आप कभी ये मतलब कर पाओगे कि हमारी बेटी तो इतना टाइम, भाई सुबह थक के आई है वो, अब उसको सोने दो, लेकिन आप बहू से एक्सपेक्ट करते हो कि बहू बाहर से आई है और उसको पहले नहीं, जो घर के काम है पहले वो निपटाओ तब जाके सोने। लेकिन आपने अपनी बेटी तो से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना आपकी, आई है भाई वो दूर से आई है, उसको आराम करने दो।
लेकिन बहू से तो आपने ये तकरार दोनों तरफ से है, दोनों मतलब तरफ से होता है। बिल्कुल, कि अगर सास जो है घर की, अगर वो सास ससुर हैं, अगर वो मान लें कि हमारी बेटी है, तो जो केयर एंड सेक्रीफाइस वो बेटी के लिए करते हैं, अगर वो बहू के लिए भी करें तो जिंदगी थोड़ी आसान है, बिल्कुल इजी हो जाएगी, आपके लिए भी उसके लिए भी, दोनों के लिए इजी हो जाएगी, दोनों के लिए इजी हो जाएगी, तब वो बेटी बन के दिखा सकते। तो असली बात यही है, जो निष्कर्ष हम निकाल पा रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष की क्या पूरे वर्ल्ड का चैलेंज है कि एक बेटी घर में बहू बन के आए तो आप उसको बेटी की तरह प्यार दें और जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह करें। बिल्कुल। तो अगली कड़ी में हम बात करते हैं कि जैसे तकरार है, हस्बैंड वाइफ में भी तकरार है, सास ससुर में भी तकरार है, बाप बेटी में भी तकरार है, और दोस्तों में भी तकरार है। इस तकरार को, जो जीवन में लोगों से तकरार है, इसको कैसे कम कर सकते हैं? बात करके डिस्कशन करना चाहिए। मेरे ख्याल में कि कई लोग ऐसा होता है कि 20-20 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं या डिफरेंट स्टेट में जी रहे हैं, फ्रेम डिफरेंट है उनका। अगर एक पार्टी ने अप्रोच किया तो वो दूसरी पार्टी मना कर देती है कि नहीं, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो आपका ये कहना है कि आप दोनों पार्टीज को, दोनों जिसमें भी झगड़ा है, दोस्तों में है, जिससे भी है, उन दोनों को बैठ के डिस्कशन करना चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि झगड़ा ये सिंपलेस्ट तरीका आई थिंक। बिल्कुल, क्योंकि झगड़ा कभी भी इतना बड़ा नहीं होता, बिना बात के झगड़ा हो भी जाता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, होना भी चाहिए। क्योंकि मैं भी एक पति हूँ, मेरी भी वाइफ से झगड़ा तो होता ही है, आम बात है, हाँ? बट उसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। तब आप डिस्कशन कर लो, आप बात करो, बातचीत से ही क्योंकि मैंने बोला ना कि झगड़ा कभी इतना बड़ा होता ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है तो झगड़ा तो होगा ही होगा, जहाँ पे रिलेशनशिप्स है वहाँ झगड़ा होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो आपकी केयर करता है और आप उसकी केयर करते हैं, तो ऑब्वियसली झगड़ा होगा। तो ये बड़ा मुश्किल सा, मतलब जीवन में जो कठिनाइयां हैं, एक तो चैलेंजेस है कि पैसा कैसे बनाएं, एक है रिलेशनशिप्स को कैसे संभालें, एक है जो हमारे आसपास जो हमारे फ्रेंड सर्कल होता है उनको कैसे संभालें, एक है कि हमारे जो नीचे की जनरेशन हैं बच्चे, उनको कैसे संभालें, एक है हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे एल्डर जनरेशन है, माता पिता और या ग्रैंडफादर भी हैं तो या ग्रैंडमदर हैं, उनको कैसे संभालें। तो बड़ा मुश्किल सा दौर हो जाता है जहाँ पे आप अपना जीवन, आपको कहीं ना कहीं लगने लगता है कि यार मैं अपना जीवन तो नहीं जी पा रहा हूँ। तो इस परिवेश में आप एक फीमेल हैं, फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप बताइए कि कैसे कोऑर्डिनेट करें चारों जनरेशन, तीनों जनरेशंस में, और उसमें अपना जीवन भी जीना है उनको, मतलब अपने लिए भी जीना चाहती हैं वो, कैसे निकालें वो? मुश्किल तो होता है, मुश्किल है ना, मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि कब मुझे अपने बेटे को टाइम देना है, कब मुझे अपने हस्बैंड को टाइम देना है, कब कितना टाइम मुझे अपने इन लॉज के साथ स्पेंड करना है। सबके टाइम को मैनेज करने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, जिसमें कि वो करना चाहिए जो आपको पसंद हो। अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, इसीलिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप ये सोचने लगते हैं कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं जीवन में, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैंने अपना सारा जीवन दूसरे को दे दिया। नहीं, अपने लिए करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, जो आपको पसंद हो वो करना चाहिए। तो जितनी भी शादीशुदा महिला गृहिणियां ये देख रही हैं, हाउस वाइफ्स ये देख रही हैं शो, उसमें अनु जी का ये एडवाइस है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, आपकी जो हॉबी है उसको आपको परस्यू करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो आप जीवन में, फिटनेस से कर सकते हो, आप अपनी फिटनेस से कर सकते हैं। जिम जाना पसंद है, जिम जाओ, वॉक करो, डांस करो, जो दिल करे वो करना चाहिए, जिससे कि चाहे 15 मिनट ही, बट अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। तो आप सब 15 मिनट से शुरुआत करें, और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप टाइम निकाल पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो जरूर निकालें। आइए आखिरी पड़ाव पे चलते हैं अनु जी के साथ, और कुछ और बात कर लेते हैं, जो चटपटी बातें हैं, जो नॉर्मल सी बातें हैं। बिल्कुल, आए दिन जीवन में हम लोग सुनने को आता है कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, या मेरे बच्चे बहुत बदमाश हैं, तो मैं क्या करूं? ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल है, लोग पूछते हैं कि कैसे उनको, आप एक टीचर भी हैं तो आप ज़्यादा बता पाएंगी शायद, कैसे टैकल करें बच्चों को, डिसिप्लिन कैसे करें उनको?
मैंने कहीं सुना है कि जिसने बचपन में बदमाशी नहीं करी है जी, उसने अपना बचपन ही नहीं जिया। मुझे लगता है कि बच्चा है ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जम के बदमाशी करनी चाहिए। जितना बच्चा बदमाश होगा उतना स्मार्ट होगा। बच्चे बदमाशियां तो कर ही रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। उसको डिसिप्लिन कैसे करें, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो, पहले क्या होता था कि जैसे मेजोरिटी ऑफ द जो क्राउड है वो गांव से आता था, गांव में रहते थे ज्यादा लोग। अभी शहर में भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो शहर में जब भीड़ भाड़ है तो आप फ्लैटों में अपने आप को आप लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया है। तो फ्लैट में रह के आप बदमाशी कैसे करोगे? आप 2 ही कमरों में आप बदमाशियां कर पाओगे? हम जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में बदमाशियों का जो स्कोप होता है वो ज्यादा होता है, और लोग आपको दूर से या आसपास के 5 गांव के लोग आपको पहचानते हैं कि उस गांव का फलाने आदमी का बेटा है। तो बदमाशियों का रेंज बड़ा होता है वहां पे। बट शहर में बदमाशियों की रेंज छोटी है। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी बदमाशियां हो रही है, जो कई सारे ऐसे फ्रॉडलेंट्स हो रहे हैं, बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये इसको कैसे ठीक किया जाए? आपको मतलब बच्चों को माइंड को लीड कर ले रहे हैं लोग। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो ऑनलाइन गेम्स खेलना जी, ये बहुत बड़ा रीजन है। जो क्योंकि मैंने ये देखा है, अपने फैमिली में भी देखा है कि अगर बच्चा रो रहा है तो सिंपलेस्ट दैट आप उसको अपना फोन दे दो, बच्चा चुप हो जाएगा। सोशल मीडिया पे जो कंट्रोल है, या जो बच्चा कंटेंट रिसीव कर रहा है, जो बच्चा कंटेंट इनटेक कर रहा है, वो कंटेंट पे कंट्रोल नहीं है। एनी रील्स कैन कम, वो बच्चे के लिए सेफ नहीं है। बच्चे के लिए जो उसका जो माइंडसेट है उसके लिए सेफ नहीं, उस एज ग्रुप के लिए। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना कितना जरूरी है और कैसे करें? वो करना चाहिए, मुझे पेरेंट को टाइमलाइन देना चाहिए। उसके लिए आपको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको उसको टाइम देना चाहिए बच्चे को क्योंकि वो जितना सोशल मीडिया पे रह रहा है, जो वो उसका दिमाग को ना कंट्रोल कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। कुछ उतना होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता बच्चे में। बिल्कुल, उसको समझ ही नहीं, वो जाना ही नहीं चाहता कि मेरे को बाहर नहीं जाना। मुझे पता है कि बाहर जाएंगे तो मेरे को सिर्फ घुमाने ले जाएंगे। आजकल बच्चों को सारा खत्म हो गया है कि मुझे बाहर ही नहीं जाना, घर में रह के फोन देखना है, बस गेम्स खेलना है। तो वो सब मतलब इतना ज्यादा कंट्रोल कर रखा है ऑनलाइन गेम्स ने कि वो पेरेंट्स को नहीं सुन रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही यही करना चाहिए कि आपको मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बच्चों के साथ खुद से खेलना चाहिए। बच्चों के चलो हम मतलब इवनिंग में चलो वॉक करके आते हैं, चलो खेल के आते हैं, हम आपके साथ बैट बॉल खेल रहे हैं, चलो हम टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब ये रूटीन में बना लेना चाहिए हमें कि अगर हम जॉब पे जाना 9 to 6, उसके बाद घर की जिम्मेदारियां हैं, तो बच्चे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और 1-2 घंटा आपको बच्चे के साथ देना चाहिए। आप उनको बाहर लेके, आजकल के बच्चे मैं देखता हूँ कि फ्लैटों में कैद हैं, वो नीचे नहीं जाना चाहते, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। जब डिफरेंस ये भी है कि जो हमारे ग्रैंडफादर्स हैं उनको सिटी पसंद नहीं है, उनको गांव में रहना पसंद है। वही तो प्रॉब्लम और ग्रैंडफादर मदर का बोला जाता है, ऐसा सेइंग है कि जो बच्चे के पहले फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके दादा दादी होते हैं। तो जब दादा दादी है ही नहीं और ना वो यहाँ रह पा रहे हैं, तो बच्चा तो गांव जा ही नहीं पा रहा है ना। कहीं ना कहीं जो सिटी में लोग रह रहे हैं, जो लोकल नहीं है, बाहर से जो लोग आके अपना आशियाना यहाँ पे बनाया है उन लोगों ने, तो उनके लिए ये है कि आपके जो पूरा सेटअप है वो गांव का, वो गांव में है। शहर वो लोग आते हैं महीने 2 महीने में 2-4 दिन, क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता यहाँ के फ्रेम में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है, यहाँ पे आसपास के लोग बात नहीं करते। अगर 4 फ्लैट एक फ्लोर पे है तो आपस में बातचीत नहीं है। तो ऐसे परिवेश में बड़ा मुश्किल है ना बच्चा पालना। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे स्कूल से आने के बाद उनको रहता है कि नहीं घर में टाइम स्पेंड करना, घर में उनके पास लोग ही नहीं है, किससे बात करें। तो उनको वो एक ऑप्शन मिल रखा है कि नहीं फोन है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वहाँ पे उनके लिए बिल्कुल वहाँ पे उनको। अब ऐसे में पहले तो ये होता था कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ में रहते थे, जो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे, हमें कहानियां स्टोरीज वगैरह सुना रहे हैं, हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, कुछ नहीं तो मतलब वो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब बातें ही कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राइम और वो बातें करते करते हमें इतनी सारी चीजें सिखाते थे जो मतलब हम नहीं सीख पा रहे, और वो चीज हमारे बच्चों में मिसिंग है, आज की जनरेशन में मिसिंग है। वो हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा मिस करते हैं वो चीजें। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हमें जितना हम अपने बच्चों के साथ, तो जिनके भी बच्चे अभी छोटे हैं वो लोग अपने गांव फ्रिक्वेंटली विजिट करें,
अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते हैं, नहीं आते हैं, तो आप वहाँ लेके जाएं। हाँ, उनसे कुछ टाइम उनको स्पेंड करने दें, सो दैट वो जो एक बचपना है वो जी पाएँ। और ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ये नेसेसिटी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो जनरेशन गैप होता है ना, वो निकल के आएगा और फिर आपका बच्चा अब तक लिमिटेड हो जाएगा। ग्रैंड पेरेंट्स का वो रिस्पेक्ट कर ही नहीं पाएगा, जो रिस्पेक्ट हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स का करते हैं, बिल्कुल, वो मिसिंग होगा। तो फिर वो एकदम से इंडिविजुअल स्टेट में चला जाएगा और फिर वो ऐसा हो जाएगा कि उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, जी दुनियादारी कुछ समझ नहीं आएगी। अचानक से आप देखेंगे कि वो जीवन में पैसा कमाने के मामले में तो सक्सेसफुल है, बट जीवन जीने के मामले में वो रिलेशंस नहीं है उसको मजा ही नहीं आएगा किसी से रिश्ता जोड़ने में। तो इंडिविजुअल स्टेट में चला जाएगा। वो स्टेट ठीक नहीं है। जब उसको कभी जरूरत होगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है संभालने वाला, जब मुसीबतें आएंगी जीवन में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आजकल हमारे बच्चों के पास रिलेशंस भी नहीं होते, उसके मतलब सिंगल चाइल्ड होते हैं, ना कोई भाई होती ना कोई बहन होता, तो वैसे भी तो आज ये सिंगल चाइल्ड का क्रेज, क्या मैं इसको मजबूरी कहूंगा कि लोग मजबूरी में एक ही बच्चा इसलिए करते हैं क्योंकि शायद सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके लिए एक बच्चा है तो आप उसको एक ही बच्चा पालने में आपको इतनी परेशानियां होती है। प्लस एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है वो बहुत महंगा है, तो अफोर्डेबिलिटी का भी इशू है कि आप 2 बच्चे आप अफोर्ड कर पाओगे नोएडा जैसे शहर में, मेट्रो सिटी जैसे सिटीज में, तो बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल है। तो इसलिए लोग आजकल एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है 2 बच्चों को आप कैसे एजुकेशन, सबसे बड़ी बात कि आप उनको कैसे मतलब पालोगे, कैसे, सही बात, उनको कैसे देखोगे, या तो फिर किस मतलब मेड रखेंगे, यहाँ पे रहता है कि हम मेड रख लेंगे, डे केयर में आप डालोगे, हाँ, डे केयर में डालो, फिर बच्चा आप अपने आप से कनेक्शन ही नहीं बनेगा, कनेक्शन नहीं बन पाता, बॉन्ड नहीं हो पाता, फिर वही बच्चे आपको ओल्ड एयर में दे के आएंगे। बिल्कुल, तो उससे बेटर है कि एक ही रखो जिसके साथ बॉन्ड बनाओ अच्छे से। क्या पैसा इंपॉर्टेंट है जीवन में? बहुत ही। कैसे? पैसा है तो सब कुछ है, मुझे लगता है पैसा है तो सब कुछ है। हाँ, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज है जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते? जी, हर चीज पैसा, खुशियां पैसे से ही आती है, बिल्कुल आती है। कई लोगों से मैंने ये कहते सुना है कि पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, खुशियां इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट है। पैसे के अलावा, या ज्ञान वर्सेस पैसा, हम लोग बहुत बात करते हैं कि ज्ञान ज्यादा जरूरी है या पैसा। तो किसी के पास ज्ञान ज्यादा है तो वो पैसा बना सकता है, किसी के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्ञान बना सकता है। बट आपकी इस पे क्या राय है? ज्ञान इंपॉर्टेंट है या पैसा इंपॉर्टेंट है, या दोनों? बट दोनों को एक्वायर कैसे करेंगे? अगर आपके पास ज्ञान है तो आप उससे पैसा बना सकते हो, और पैसा है तो आप ज्ञान बना सकते हो, क्योंकि आपके पास अगर पैसा है तो आपको ज्ञान आगे से भी मिल सकता है, आप ज्ञानियों को हायर कर सकते हो, तो आप ज्ञान ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, ये बहुत अच्छी बात हो गई, हाँ, असली बात हो गई। तो पहले आप पैसा बनाए या ज्ञान से आप पैसा कमाए, फिर आप ज्ञानियों को हायर करो। बिल्कुल। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एंड चलिए, पैसे से हम खुशी खरीद भी सकते हैं, बिना पैसे के कुछ होता भी नहीं है आज के टाइम पे। कितना टाइम आप कर सकते बिना पैसे के? पैसा है, मुझे लगता है कि बिना पैसे के लोग आपकी कदर भी नहीं करते। फैमिली में भी कोई आपकी सपोज दैट अगर हस्बैंड के पास जॉब नहीं है तो वाइफ भी उसकी वैल्यू नहीं करती जी, कि अगर पैसा है कि तो ही सब कुछ है। आपके बच्चे भी आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब आप उनकी सारी फरमाइशें पूरी करोगे। जी, आप उनके लिए, उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को ये टॉय चाहिए, वो तभी वो मुझे लगता है समाज में कंपैरिजन भी बहुत होता है, कंपैरिजन है, इसीलिए तो पैसा जरूरी हो गया हमारी लाइफ में। क्योंकि कई बार जब नेक्स्ट फैमिली में कोई कार आई होती है, हाँ? तो आपका बेटा या बच्चा या बच्ची आपको बोलती है कि पापा उनके पास ये कार आई है तो आप भी खरीदो। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, तो वो लोग आप पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि आपने कमाया क्यों नहीं। या जब यंग एज में मेल फीमेल्स जो यंगस्टर्स हैं वो पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि किसी के फादर ने बहुत संपत्ति अर्ज किया है, कमाया है, या जैसे भी बनाई हो, तो उनको लगता है कि उनके फादर मदर के पास बहुत संपत्ति है, तो मेरे फादर ने क्यों एक्वायर नहीं किया। तो सबके अपने चैलेंजेस होते हैं, और किसी ने सच्चाई का रास्ता चुना होता है, कई लोगों ने ब्राइब लिया होता है, तो वो 2 तरीके से पैसे बनते हैं। एक तो अच्छे तरीके से जो स्वच्छ तरीका है, साफ तरीका है, एक वो तरीका है जब आप
इलीगली एक्वायर करते हो प्रॉपर्टी को कहीं से। नहीं, लीगली करना चाहिए, सच्चाई से पैसा कमाना चाहिए, तभी आप खुशियां ले सकते हो। आप ना वो जो इनलीगली तरीके से जो पैसा आया होता है उससे खुशियां नहीं कर सकते, ये तो है क्योंकि आप स्ट्रेस में रहोगे ना, फिर तो स्ट्रेस में रहोगे कि उस पैसे को आप बचाएं कैसे। जी, फिर तो स्ट्रेस। मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपसे ही देश बनता है और देश के लिए आप जरूरी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको बहुत जोरों शोरों से कहते हैं। बिल्कुल, कि आप देश को साफ सुथरा रखें। मैं कई देश घूम के आया हूँ तो मुझे लगता है कि जो सफाई है वो हमारे देश में नहीं है। थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। आप गांव में जाते हैं या Tier 2, 3, 4 सिटीज़ में जाते हैं या छोटे शहरों में जाते हैं तो गांव तो मेरे ख्याल में स्वच्छ है, गांव साफ है आज भी। बट वो वैसी सिटी जो ग्रो कर रही है, मीडियोकर सिटीज, जो मिडिल सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो वहाँ सफाई की थोड़ी प्रॉब्लम है। और मेट्रो सिटीज़ में भी इवन मतलब साफ सफाई की थोड़ी प्रॉब्लम है। साफ होना चाहिए देश, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। और हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं हमें उसको स्वच्छ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि देश है तो हम हैं, देश हैं तो हम हैं। और जैसा देश हम बनाते हैं वैसे देश के नागरिक होते हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि लोग सड़कों पे चलते होते हैं अपनी कार में और वो चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट बाहर। तो ऐसा नहीं करना है। अब हर जगह व्यवस्था है, हर जगह डस्टबिन लगा है, आप उसमें डालिए और आपकी जो हैबिट्स हैं उसको सुधारें और स्वच्छ भारत को सपोर्ट करें। बिल्कुल। और असली बात भी यही प्रवोक करता है आपको कि आप देश को साफ रखिए, घर को साफ रखिए, मोहल्ले को साफ रखिए, अपने दिल को भी साफ रखिए। ये देश हमारा घर ही तो है। देश हमारा घर है, देश है तो ही हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल, देश हम ही से बनता है। बिल्कुल, हमसे ही देश है। आजकल मैं देखता हूँ कि एक जो लोग सच की तरफ नहीं जाते हैं। कई जगह पे मैंने सुना है कि राहु का कलयुग जो है, राहु रूल करता है और लोग जो गलत तरीके से पैसा बनाते हैं, बहुत शॉर्ट टर्म में लोगों को सक्सेसफुल होना है। मुझे लगता है आपको सच बोलना चाहिए जी। अगर आप सच बोलते हो, सामने वाले को बुरा लग जाता है, ठीक है, बट आपको सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए कि जब तक आप सच्चाई की तरफ नहीं रहेंगे तो फिर आप अपने जीवन में मतलब बहुत कुछ खो देते हैं लोग। खो देते हैं। सच के तरीके से आपको जीवन में सब चीजें बनानी चाहिए। बिल्कुल। और सच बोलने वाले लोग अकेले भी होते जा रहे हैं ना। बिल्कुल अकेले होते हैं, क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। सच, क्योंकि वो सच बोल देता है ना सामने में, तो सामने वाले को बुरा लग जाता है और सच सबको बुरा लगता है। इसीलिए वो जो सच बोलता है वो बंदा हमेशा अकेला खड़ा होता है। जी। कई बार मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तो मैं भी लोगों को ऐसा जो करेक्शंस हैं वो उनके फेस पे ही बोल देता हूँ, तो लोगों को बुरा लग जाता है। बट इसके उलट अगर मैं ये देखता हूँ कि कोई बंदा उसकी झूठी बड़ाई कर रहा है, तो मैं ये सोच नहीं पाता कि ये जो बंदा है जिसके बारे में ये बोला जा रहा है, ये इसको समझ क्यों नहीं पा रहा, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा। आजकल लोगों को ना चापलूसी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये झूठी तारीफ कर रहा है, लेकिन तब भी वो आपसे खुश होगा कि नहीं यार मेरी तारीफ शायद ये पर्सनालिटी होती है हमारी ना, वो बन चुकी है। आप मेरी झूठी तारीफ करोगे जी, मैं बहुत खुश होंगी, जबकि मैं जानती हूँ झूठी तारीफ कर रहा, लेकिन तब भी मैं बहुत खुश होंगी। और यही एक बंदा आके मेरे को सच बोल देगा, नहीं यार तेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बात मुझे बुरी लग जाएगी, वो मुझे हिट कर जाएगी। लोगों को काम निकलवाना है, इसलिए भी झूठी तारीफें करते हैं वो, और झूठी तारीफ करके काम निकाला जा सकता है। मैंने कई जगह पे देखा है और समाज में ये हो रहा है। बिल्कुल, सब लोग झूठी तारीफ करके, चापलूसी करके अपना काम निकलवा रहे हैं। जिसके अदर आप देखोगे, अगर जो बंदा सच बोल रहा है लोग उसकी नहीं सुनेंगे, लोग उसको मतलब फिर सारे मतलब, और चापलूस ज्यादा होते हैं तो उनका ग्रुप भी जल्दी बन जाता है। वो एलिमिनेट कर देते हैं जो अच्छा बंदा है उसको। कई कॉर्पोरेट में भी ये होता है, आम बात है। जो कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स होती है ऐसी ही होती है कि टीम में एक बंदा अच्छा बोलने वाला है, सच बोलने वाला है, अपना टारगेट अचीव करने वाला है, लेकिन जो टीम लीडर है वो चापलूसों की सुनता है, जिसकी वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। और जितने भी लोग ये शो देखते हैं या देख रहे हैं या फ्यूचर में देखेंगे आज के बाद, तो ये वहाँ पे आप समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में सच्चाई का जो रास्ता है वो छोड़ना नहीं चाहिए। आपको नौकरियाँ तो कहीं और मिल ही जाएगी, यहाँ नहीं तो कहीं और जॉब करेंगे आप,
जब आपने जॉब को ही एज करियर चुना है, लेकिन आप सच का रास्ता मत छोड़िए। अरे सर ये कलयुग है, अब तो घर में भी ऐसे ही पॉलिटिक्स होने लगी है। अब तो घर में भी सब कुछ यही चलता है। कॉर्पोरेट के अलावा घर में भी अब घर में भी पॉलिटिक्स अब जो चापलूस करता है, जो चापलूसी करता है, जो बटरिंग करता है, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। जो सच बोलता है अदर एंड, तो उसको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। मेरे ख्याल में जो माँ बाप हैं वो भी उन बच्चों की ज्यादा सुनते हैं जो बच्चे सॉफ्ट हैं या चापलूसी करते हैं अपने माँ बाप की, या कान भरते हैं और पेरेंट्स उन्हीं की और वो बच्चे, वो मेल या फीमेल जो भी बच्चे हैं उनके, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं अपने माँ बाप तो से, वो बुरे लगते हैं बच्चे। वो बुरे लगते हैं बच्चे। हाँ, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। जो बच्चे, क्योंकि उसको पता है ये चीज नहीं, ये गलत है, उस बच्चे ने बोल दिया, तो पेरेंट्स को ये बात बुरी लग जाएगी कि ऐसे कैसे बोल दिया, ये गलत है। और वहीं बच्चे ठीक है, जबकि वो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन तब भी नहीं, ये ठीक है, नहीं ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि उनकी हाँ में ला रहे हैं, तो वो बच्चे उनको अच्छे लगते हैं। और जो बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो बुरे लगते हैं। दोस्ती में भी होता है ऐसा। जैसे फ्रेंड सर्कल है आपका, तो आपके वो जो है, जो जिसको चापलूसी पसंद है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बंदा ऑनेस्ट है, जो ईमानदारी से पैसा कमाता है या लाइफ में भी ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसके फ्रेंड कम होते हैं। आप इसके बारे में आप क्या बोलती हैं? मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं, मेरे पास तो लाइफ है, मैं खुद ही हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। क्यों? कोई फ्रेंड नहीं है। तो आपने कभी कोशिश नहीं की दोस्ती करने की, या बने नहीं वो? कोशिश करी, अलाइनमेंट नहीं हुआ। बट मुझे ये पसंद नहीं आता कि आप मेरे फ्रेंड हो जी, आपको मतलब सही बात है तो सही बोलना चाहिए, जहाँ मैं गलत हूँ मुझे गलत बोलना चाहिए। बट आप मेरे से भी फ्रेंडशिप रखे हो, सामने वाले से भी फ्रेंडशिप है, और आप उसकी मतलब मेरे साथ जो बातें कर रहे हो, आप वहाँ जाके उसको डिस्क्लोज कर रहे हो, तो वो बात सही नहीं है। तो ये मुझे अगर सही नहीं लगती है तो मेरा ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है आप लोगों में, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए मेरी फ्रेंडशिप टिकती नहीं है, तो मैं करती नहीं, इसीलिए मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। नहीं तो बट मैं सजेस्ट करूंगा, आप सजेस्ट करिए हमारे दर्शकों को कि कम से कम एक दो दोस्त तो होने चाहिए। बट दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। मतलब चाहे अगर आपका फ्रेंड गलत भी है ना, आप उसके सपोर्ट में खड़े रहो, उसको सामने वाला बंदा कोई कुछ बोल ना पाए, उनकी गलतियों आप बोल सकते हो जी, आप उसके दोस्त हो, आप बोल सकते हो नहीं भाई देख ये गलत है, ये सही है, बट सामने वाला कोई ना भूल जाए उसको। ऐसी दोस्ती होनी चाहिए। मतलब आप उनको करेक्ट करें जब वो गलत हो, जब वो गलत हो, उनका साथ जरूर दें, साथ जरूर। लेकिन चाहे वो गलत भी हो तो उसको साथ देना चाहिए, लेकिन आपको सामने वाले के सामने नहीं, आप मतलब उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट, वही दोस्त है जो प्राइवेट में आपकी जो बुराइयां हैं, उसको खामियों को दूर करे, हाँ। और पब्लिक में आपके साथ खड़ा रहे, कंधे से कंधा मिला, बिल्कुल, कि सामने वाला कोई कुछ बोल ना पाए, वो आपकी दोस्ती। तो ऐसी दोस्ती आजकल नहीं मिलती है, बड़ा मुश्किल है। ऐसे फ्रेंड सर्कल, ऐसे दोस्त अब है ही नहीं, मतलब बहुत रेयर होता है ये दोस्ती बड़ा ऐसा भावुक कर देने वाला वो होता है, क्योंकि ये आप भाग्य से नहीं मिलता है, ये आप बनाते हैं, ये आप चूज करते हैं। माँ बाप आपको भाग्य से मिलते हैं, बट दोस्ती आपकी चॉइस है। तो आप चॉइस कैसे बनाते हो, कैसे रखते हो, आपके सर्कल जो है उससे आपकी भी आपको भी लोग जज करते हैं कि आपका सर्कल कितना अच्छा है, और कैसे दोस्त आपने पाले, संगत कैसी है। तो संगति में रहिए, कुसंगति में ना जाएं, नहीं तो वो आपको गलत तरीके से मिसलीड करके कहीं और लेके जाते हैं, वो चीजें ठीक नहीं है। तो आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है समाज में, तो स्ट्रेस किन किन कारणों से बढ़ रहे हैं और कैसे उसको दूर करें? मतलब हर चीज के लिए ऐसा नहीं होगा ना कि आपको स्ट्रेस हुआ आप डॉक्टर के पास चले गए या थेरेपिस्ट के पास चले गए। तो जब छोटी छोटी चीज़ों पे घर में स्ट्रेस हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, या आपकी इंडिविजुअल जो थॉट प्रोसेस है, या आपके एम्बिशंस हैं, या आप सोचते हो, या आपके फेलियर्स हैं, आपने कुछ सोचा होगा कि जीवन में मुझे ये करना है, वो अचीव नहीं हुआ, तो स्ट्रेस होता है। इसी रीज़न तो ये स्ट्रेस का, या आपको कोई संभालने वाला नहीं है। कई बार होता है ना, आप जीवन में अकेले हो, अकेला फाइट कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो स्ट्रेस को कैसे कम करें? क्योंकि स्ट्रेस अगर है तो बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती है शरीर में। तो बिल्कुल स्ट्रेस कम करने के लिए मुझे लगता है एक तो सबसे बड़ा जो हमारा है आजकल फोन जी, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन पे, मतलब जितना उसका बेनिफिट है उसका मुझे लगता है कि वो उससे ज़्यादा स्ट्रेस हमें देता है कि जितना ज़्यादा आप फ़ोन पे बिजी रहते हो ना फ़ोन में,
तो आप लोगों से बातें कम करते हो जी। लोगों से बातें कम आप खुद में रहते हो, आप खुद में रहते हो, तो आप लोगों से बातें कम करते हो, तो आपके जो अंदर जो चल रहा होता है वो आप सामने वाले से नहीं डिस्कस करते हो, तो वो आपका स्ट्रेस बनता है जी। और मुझे लगता है कि खुद को टाइम देना चाहिए। खुद को अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो तो आप अगर अपना प्रेशियस टाइम दूसरे को दे रहे हो तो आपका जीवन तो खाली है ना। आप अपने लिए आपको जीना होगा, मतलब आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपने तरीके से जीवन को चलाना होगा। आपकी जो सोच है, आपने जो एक ऑब्जेक्टिव रखा है उसको अचीव करने के लिए यू हैव टू प्लान, छोटे छोटे प्लान्स, मिशंस बनाने पड़ेंगे और यहाँ से आप अपने जीवन को ऊपर लेके जाओ। बिल्कुल, ये असली बात यही है। बिल्कुल, ये तो है। आप अपने आप को जितना टाइम दोगे आप उतना स्ट्रेस कम करोगे। एनालाइज करना भी जरूरी है कि आपका डायरेक्शन क्या है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, ये सारी चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए जी। लेकिन अगर आप ज्यादातर आप अपना टाइम फोन में स्पेंड करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा ही आपका। जी जी जी। डिसिप्लिन करना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके भगवान हैं, जो भी आपके ईश्वर हैं, उनको मानना चाहिए। जीवन को पॉजिटिव रखना चाहिए और नेगेटिविटी तो आती ही है। आपको अपना जीवन इतना पॉजिटिव रखना चाहिए कि आपके जो आसपास के लोग हैं ना वो वाइब्रेशंस को फील करें कि अरे नहीं यार वो लड़का बहुत पॉजिटिव है, वो लोग बहुत पॉजिटिव हैं, उनसे चलो बात करते हैं। उनसे बात करने से शायद इस चीज का कोई सोल्यूशन मिले। तो ऐसे लोग आपके आसपास जरूर होने चाहिए। और असली बात का ये जो आखिरी कड़ी थी इसको खत्म करते हैं। और थैंक यू सो मच अनुराधा जी कि आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों से आपने अपने थॉट्स शेयर किए जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। आपका अपना थॉट था, अपने एक्सपीरियंसेस थे। और और भी जो लोग हैं वो जो भी कनेक्ट करना चाहते हैं या कोई हमारे स्टूडियो में आके अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो ये रियल लाइफ बातें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट की, वो हम आप तक इसलिए लाते हैं कि आप इन चीज़ों से कुछ सीख पाएँ, कुछ कनेक्ट कर पाएँ और अपने जो व्यूज़ हैं उसको कमेंट में लिख पाएँ। थैंक यू सो मच।